सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में जो पाकिस्तान के झेलम में पैदा हुआ, मात्र 11 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बच्चों का आंदोलन चलाया, पार्टीशन के समय खूनी दंगों से बाल बाल बचा और एक दिन जाकर इंदिरा गांधी के सबसे करीबी बन गया। और इसके बाद भी इमरजेंसी के दिनों में सेंसरशिप के खिलाफ सबसे बड़ा फेस बन के उभरा। इतना ही नहीं, ये इंसान सोवियत यूनियन का ब्रांड एम्बेसडर भी बना और फिर बाय एक्सीडेंट दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो भी सिर्फ 332 दिनों के लिए। हम सभी ने हाल फिलहाल में देखा था, एक मूवी आई थी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो कि मनमोहन सिंह के ऊपर थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि असली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कोई और ही था, जिनको खुद भी कभी अंदाजा नहीं था कि शायद वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो भी भारत के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी उनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। हालांकि किसी किसी ने उनका नाम जरूर सुना है, लेकिन उनकी हिस्ट्री और किस वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये वो इंसान है जिसने कभी अपने दम पर लोकसभा इलेक्शन भी नहीं जीता, लेकिन उस इंसान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को ऐसा बदला कि उनके बाद के हर एक प्रधानमंत्री, वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक, चुपके चुपके उसी रास्ते पर चलते हैं। उनका नाम था इंदर कुमार गुजराल, मिस्टर I.K. गुजराल। इंडिया का वो सबसे पावरफुल आदमी जिसे हम लोग भूल गए। आइए आज आपको उनकी कहानी बताता हूँ। I.K. गुजराल 4 दिसंबर 1919 अनडिवाइडेड पंजाब के झेलम हिस्से में पैदा होते हैं इंदर कुमार गुजराल। उनके पिता अवतार नारायण गुजराल एक बहुत बड़े वकील और बहुत जाने माने देशभक्त थे। उनकी मां पुष्पा गुजराल भी कोई आम हाउसवाइफ नहीं थी, बल्कि वो भी काफी ज्यादा तेज थी और हर एक प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। छोटे से इंदर ने सिर्फ इतिहास देखा नहीं, बल्कि उसको जिया। 1941 में जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी, इस टाइम पर उन्होंने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और एक बच्चों का आंदोलन चलाया, वो भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। पुलिस ने उनको पकड़ा, बहुत मारा, लेकिन वो लड़का कभी टूटा नहीं। ये आग उनके अंदर समय के साथ और ज्यादा बढ़ती रही। लाहौर में पढ़ते हुए उन्होंने DAV कॉलेज, हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से तालीम हासिल की। लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट बने, पंजाब स्टूडेंट्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी बने। मानो पॉलिटिक्स उनके लिए शौक नहीं, बल्कि सांस बन चुकी थी। इतना ही नहीं, इन्होंने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन भी ज्वाइन की और ये एक टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत ज्यादा करीबी बन गए। फिर 1942 में महात्मा गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट आया। यहाँ पर I.K. गुजराल और उनकी माँ दोनों जेल में गए। जेल की दीवारों ने I.K. गुजराल की हिम्मत और ज्यादा मजबूत कर दी, उनके इरादे और ज्यादा पक्के हो चुके थे। और फिर आया वो साल जिसका सबको इंतजार था, 1947। यहाँ पर भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ ही कई सारे परिवारों की जिंदगी उजड़ गई। ये साल करोड़ों जिंदगियों को तोड़ कर गया। पार्टीशन के दंगों ने पंजाब को कब्रिस्तान बना दिया। गुजराल परिवार को अपने पुरखों के घर से भागना पड़ा और वहां से वो आए सीधा दिल्ली रेफ्यूजीज के रूप में। लेकिन गुजराल सिर्फ रोए नहीं, उन्होंने हाथ कस लिए। पाकिस्तान से आए हिंदू सिख रेफ्यूजीज को रिहेबिलिटेट करने में दिन रात मेहनत। उनके पिता पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ टाइम थे, लेकिन उसके बाद उनका परिवार इंडिया आ गया। पार्टीशन का ये जख्म बाद में गुजराल की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक सोच का हिस्सा बना। उनका विश्वास था कि नफरत सिर्फ और ज्यादा नफरत पैदा करती है। आजादी के बाद गुजराल कांग्रेस में शामिल हुए। 1964 में राज्यसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कई टर्म सर्व किए। इंदिरा गांधी ने उनका टैलेंट बहुत जल्दी पहचान लिया। 1967 से 1976 तक उन्होंने पार्लियामेंट्री अफेयर, कम्युनिकेशंस, वर्क एंड हाउसिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और प्लानिंग जैसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो संभाले। वो कोई हल्के आदमी नहीं थे, क्राइसिस मैनेजर, लॉयलिस्ट, लेकिन कभी हाँ में हाँ करने वालों में से वो नहीं थे। असली इम्तिहान 1975 में आया। इंडिया ने इमरजेंसी लगा दी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मैनेजर के रूप में गुजराल दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के बॉस थे। सरकार ने पूरा सेंसरशिप मांगा, गुजराल ने साफ साफ मना कर दिया। प्रेस को दबाने के खिलाफ खड़े हुए, नतीजा कैबिनेट से रिजाइन करना पड़ा और उन्हें मॉस्को भेज दिया, एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन। यहाँ उन्होंने 1976 से लेकर 1980 तक अपना टर्म सर्व किया। ये बड़ा प्रेस्टीज वाला पोजीशन था, लेकिन साफ साफ साइडलाइनिंग भी था। वहाँ भी उन्होंने USSR के साथ सॉलिड रिलेशंस बनाए, जो बाद में इंडिया के बहुत काम आए। 1980s आते आते कांग्रेस बहुत बदल चुकी थी। गुजराल डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से परेशान होकर पार्टी भी छोड़ चुके थे। 1988 में VP सिंह के जनता दल में शामिल हुए और 1989 में लोकसभा जीते और एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर भी बने। ये था फॉरेन पॉलिसी शेप करने का सबसे पहला मौका। 1992 में राज्यसभा वापस आए और 1996 में यूनाइटेड फ्रंट कोएलिशन बनी HD देवगौड़ा के नीचे। गुजराल को यहाँ पर फिर से एक्सटर्नल अफेयर्स दिया गया और यहाँ पर उन्होंने दुनिया को दिया गुजराल डॉक्ट्रिन, जिसके तहत 5 सिंपल लेकिन बड़े रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स थे, जो ये बताते थे कि इंडिया जैसे बड़े देश को अपने छोटे छोटे पड़ोसियों से कैसे डील करना चाहिए। इनका डॉक्ट्रिन बिल्कुल साफ था। पहला, बांग्लादेश,
भूटान, नेपाल, मालदीव्स और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ इंडिया रेसिप्रोसिटी नहीं मांगेगा। जो दे सकता है अच्छे विश्वास से देगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया का साइज और इंडिया की ताकत उनको जेनरसिटी से लीड करने की जिम्मेदारी देता है, ना कि दबंग बनने की। दूसरा, कोई साउथ एशियन देश दूसरे के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। तीसरा, किसी के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं दी जाएगी। चौथा, एक दूसरे की सवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होगा। और पांचवा, सब विवाद शांति से बायलेटरल बातचीत के जरिए सुलझाए जाएंगे। ये खाली बातें नहीं थी। 1996 में बांग्लादेश के साथ 30 साल का गंगा वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन हुआ। नेपाल के साथ महाकाली ट्रीटी में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई। भूटान के वाटर प्रोजेक्ट्स में मदद की। लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट, कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को पुश किया। पाकिस्तान के साथ भी डायलॉग का रास्ता खोला, लेकिन टेररिज्म जैसे कोर इश्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। लेकिन तकदीर का एक और सरप्राइज था। अप्रैल 1997 में यूनाइटेड फ्रंट सरकार संकट में थी। देवगौड़ा कॉन्फिडेंस वोट हार चुके थे। कांग्रेस ने नया चेहरा मांगा। चुनाव गुजराल पे पड़ा। 77 ईयर की एज में इंदर कुमार गुजराल इंडिया के 12वें प्रधानमंत्री बनते, राज्यसभा से पीएम बनने वाले पहले। और ये अपने आप में एक इतिहास था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए 13 पार्टियों का कोएलिशन हुआ था। ऐसा आज से पहले किसी भी डेमोक्रेसी में कभी नहीं हुआ था। और ये कोएलिशन इतना ज्यादा कमजोर था कि ये कब टूट जाए किसी को भी भरोसा नहीं था। पहले दिन से ही बहुत ज्यादा कमजोर, लेकिन फिर भी 332 दिन तक ये कोएलिशन बना रहा और इंदर कुमार गुजराल इंडिया के 12वें प्रधानमंत्री बनके सर्व करते हैं 332 दिन तक। लेकिन इन 332 दिनों में उन्होंने अपने निशान पूरे हिस्ट्री के ऊपर छोड़ दी, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश के अंदर उन्होंने इतने ज्यादा टफ डिसीजंस लिए, जैसे बिहार में फॉर्डर स्कैम में लालू प्रसाद यादव को रिजाइन करने को बोला। कोएलिशन गवर्नमेंट में ऐसे करेजियस डिसीजन नहीं देखे जाते। उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव जैसे पावरफुल नेता को सीधा सीधा बोल देना कि आप रिजाइन करो बिकॉज आप करप्ट हो, ये अपने आप में एक मैसेज था। यूपी में उन्होंने प्रेसिडेंट्स रूल तक रिकमेंड कर दिया, जिसको प्रेसिडेंट के.आर. नारायणन ने वापस भेज दिया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चुपके चुपके चलते रहे। असली लेगेसी तो फॉरेन पॉलिसी में थी। डॉक्ट्रीन प्लान को उन्होंने एक्शन में बदला। श्रीलंका, मालदीव्स के साथ रिलेशन बहुत बेहतर हुए और पाकिस्तान के साथ बैक चैनल बातें भी शुरू हो गई। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अभी तक मैंने आपको सारे पॉजिटिव काम बताए जो कि गुजराल जी ने किए, लेकिन अब आपको बताता हूं उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किस बात पे मिली। यहाँ पर एनालिस्ट का बोलना था कि गुजराल के जो ये डॉक्ट्रीन थे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे और इनका मिसयूज हो सकता था। इनफैक्ट पाकिस्तान के रॉ विंग को बंद करने का फैसला माना गया और उसका नतीजा ये हुआ कि इंटेलिजेंस गैप इतना ज्यादा हो गया कि 1999 कारगिल वॉर इसका एक बहुत बड़ा कारण था। क्रिटिक्स ने कहा कि ये आइडियलिज्म विदाउट टीथ है, लेकिन सपोर्टर्स मानते रहे कि यही ग्राउंड वर्क बना आगे के ब्रेक थ्रूज का, जैसे कि वाजपेयी जी का लाहौर बस, मनमोहन जी का पीस प्रोसेस और आज के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा। उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में रहती थी। लाइक उन्होंने 1945 में शीला गुजराल के साथ शादी की, जो कि एक बहुत मशहूर पोएट थी। 2 बेटे हुए, नरेश और विशाल। छोटे भाई सतीश गुजराल इंडिया के सबसे बड़े पेंटर और स्कल्पचर में से एक है। गुजराल परिवार सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं था। ये परिवार आर्टिस्टिक, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल चीजों का एक हब माना गया। आई.के. गुजराल खुद उर्दू शायरी के दीवाने थे। स्पीचेस में कोट करते थे, कभी चमक दमक नहीं, कभी पावर के भूखे नहीं। वो जेंटलमैन पॉलिटिशियन थे रफ वर्ल्ड में। नवंबर 1997 तक कांग्रेस ने सपोर्ट वापस ले लिया। जैन कमीशन रिपोर्ट के बाद डीएमके को कोएलिशन में रखने पर 19 मार्च 1998 को गुजराल ने रिजाइन कर दिया। 1998 में इलेक्शन लड़े, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स से इसी साल रिटायर भी हो गए। बाद के सालों में अपनी किताब मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन लिखी। 30 नवंबर 2012 को 92 साल की उम्र में गुड़गांव में गुजर गए। इंदर कुमार गुजराल कभी मास लीडर नहीं थे, कभी कोई डायनेस्टी नहीं बनाई, लेकिन जहां टाइम मिला उन्होंने इंडिया को कुछ अनमोल दिया। एक फॉरेन पॉलिसी विजन जो कहती है ताकत का मतलब एरोगेंस नहीं, साइज का मतलब डोमिनेशन नहीं और शांति कमजोरी नहीं। वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री थे जिन्होंने साबित किया कि कभी कभी सबसे पावरफुल आइडियाज सबसे सिंपल आदमी से आती है। ऐसे इंडिया में जहाँ लाउड हीरोज पसंद किए जाते हैं, आई.के. गुजराल चुपके चुपके अपना काम करते रहे। उन्होंने सिखाया कि असली ताकत दीवारें नहीं पुल बनाने में है। इंडिया का वो सबसे पावरफुल आदमी जिसे प्रधानमंत्री के रूप में कभी पूरा सेलिब्रेट नहीं किया गया, लेकिन जिसकी डॉक्ट्रिन आज भी हमें गाइड करती है। तो ये थे इंडिया के द रियल एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।